नमस्कार, आप लोगों का फानी एग्जाम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2021 के बारे में। इसको कंडक्ट कौन करा रहा है तो सभी को पता है कि मेरठ के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मेरठ के द्वारा इसको कराया जा रहा है। ओके, तो इसका फॉर्म जो है फिल होना शुरू हो गया है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी है यहाँ पर आपको दी जाएगी। देखिए, मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो है मैक्सिमम जो स्टूडेंट उनका रिजल्ट कैसे होता है, फोटो में सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। और न्यू लिंक जो है आपका टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और इस बार आपके सेंटर जो है टोटल 6 होंगे। इसका ध्यान रखना, टोटल नए सेंटर इस बार 2 बनाए गए हैं, तो उनको भी आपको दिमाग में रखना है। और बाकी जो है आपको वीडियो सभी अपलोडेड हैं, उनको देखिए, प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे। जिनका नहीं मिलेगा उसे कमेंट करिएगा और उनका आपको लिंक दे दिया जाएगा। बाकी सभी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। शुरू करेंगे वीडियो को और देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं सभी को। ये आपका सूचना ब्यूरोडिका है, यानी आपका जो जारी किया गया था इंफॉर्मेशन ब्राउज़र है। ओके, यहाँ पे देखिए विषय सूची में दे रखा है कि मतलब कौन से पेज पे क्या चीज़ आपकी दे रखी है। यानी आप अगर UG की स्टूडेंट है तो UG के लिए किस किस पेज पर दे रखा है। अगर आप PG के हैं यानी परास्नातक या मास्टर के या PhD के हैं तो सबके बारे में बता रखा है कि कौन से पेज पर किसके बारे में दिया गया है या किस चीज़ के बारे में दिया गया है ना। तो यहाँ से आप इसको PDF जैसे ही लोड करेंगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। आवेदन कैसे करना है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है, एज लिमिट क्या क्या है, रिजर्वेशन कैसे, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखा है। इस बार एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि इससे पहले इस तरह नहीं देता था। ओके, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके आगे अगर बात की जाए, देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तो 28 फरवरी से 15 अप्रैल तक है, शाम 5 बजे से। इसको बताया जा चुका है पहले ही। ऑनलाइन फीस जमा करने का तिथि 16 अप्रैल है। आवेदन पत्र संशोधन की तिथि 17 से 20 अप्रैल दे रखा है। प्रवेश पत्र 1 जून और पेपर जो है 16 व 17 जून आपको दे रखा है। परिणाम जो घोषित होगा 30 जून को किया जाएगा। अब देखिए, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है 5 से 7 जुलाई तक किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग की बात की जा रही है। तो काउंसलिंग जो आपका रिजल्ट हो जाएगा तो उसके बाद इसके बारे में बात की जाएगी। ओके, चलते हैं आगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे इसकी कौन कौन फील कर सकता है। तो पहला यहाँ पे दिया है कि अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। मतलब किसी भी प्रकार से उसको उत्तर प्रदेश का निवासी, यानी उसको कम से कम 5 साल तक यूपी में रहा होगा या उसके परिवार रहे होंगे, वही इसको भर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आर्ता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, यानी जो भी यूपी बोर्ड से अगर 12 पास किया हो या आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में उसको एडमिशन लेना है तो ग्रेजुएशन किया, इस प्रकार से PhD में लेना है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पिछड़े 5 वर्षों से निवास कर रहा हो, यानी पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रह रहा हो। अथवा यानी या भारत का नागरिक जिसके पिता, देखिए पिता का निवास स्थान यहाँ पे हो, या मूल स्थान उत्तर प्रदेश है, जो स्वयं भी उत्तर प्रदेश का निवासी हो, यानी कहीं और भी रह रहे हैं लेकिन उनकी जो है फैमिली यहाँ पर अगर रहती है तो भी फील इसको कर सकते हैं। अथवा करके दिया, यानी R जो है आपका दे रखा है। भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं था, किंतु जैसे देखिए कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पे आके बस जाते हैं, तो उनको भी निवास स्थान यानी उत्तर प्रदेश का निवासी घोषित किया जाता है। जब उनका 5 साल का हो जाता है, यहाँ पे 5 साल निवास करते करते हो जाता है, तो अधिग्रहण यहाँ पे, यानी उनको जो है यहाँ का निवास स्थान का प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो 5 साल तक जब यहाँ पे रहते हैं तो उसके लिए अप्लाई करते हैं। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी के निवास की अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार से बनवा लिया लेकिन वहाँ पे चेक होगा तो देखा जाएगा कि आपने 5 वर्ष से कहीं कम तो नहीं इसमें रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि अथवा या R करके, मतलब काफ़ी कंडीशंस दे रखा है। बोला है कि उत्तर प्रदेश में सेवारत, यानी कोई भी अगर आपके जॉब कर रहे हैं, फैमिली में कोई भी आपका जॉब कर रहा है, पिता हो या माता हो, कुछ भी हो, भारत सरकार के सिविल सैन्य अधिकारी हो, ठीक है, कर्मचारी अथवा जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंक हो, भारतीय बैंक, इस प्रकार के कोई भी अगर हैं तो उनके जो है आपका देखिए उनका सिग्नेचर आपको चाहिए। उपयुक्त मूल्य के स्टाम्प पेपर पर, जैसे कि आप कचहरी से बयान हल्फी या नोटरी बनवाते, उस चीज़ की आपकी बात की जा रही है, यानी एफिडेविट की बात की जा रही है, तो आपको लेकर आना पड़ता है, जिसपे जो है आपका मुहर उनका लगा रहता है, जिससे जो है आप कि भाई ये हमारी जो है सरकारी जॉब में है या सिविल में है या कुछ भी आपका है, तो उनका आपका शपथ पत्र के तौर पर कि मैं इन्हें पहचानता हूँ, या मेरे पुत्र जो भी हों, मतलब आपके रिलेटिव में है या कुछ भी हो, तो उनका आपका इस पर क्या होता है, शपथ पत्र के तौर पर रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, विदेश में प्रवास करने वाले भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश में मूल निवासी, वो भी आपका भर सकता है। NRI के तौर पर वो भर सकता है, NRI के तौर पर वो भर सकता है, याद रखिएगा NRI।
ओके, आगे कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी अपना न्यूनतम शैक्षिक अर्हता सुनिश्चित करें। जैसे कि आपको बीएससी में जाना है तो आपका 12 तो मस्ट ही क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपको पीएचडी में जाना है तो उसका आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है तो आपका बीएससी कंप्लीट होना चाहिए। ओके, आगे देखिए कह रहा है किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता नियमित अध्ययन की मान्य होगी। यानी जो उसका न्यूनतम बनाया जाएगा, यानी जैसे कि आपका बीएससी में मस्ट आपका है कि 12th आपका पास होनी चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि MVVSC यानी आपका जो वेटनरी साइंस है उसकी बात की जा रही है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में बात की जाए, तथा द्वारा 5 वर्षीय VSC यानी वेटनरी साइंस का आपका जो VSC स्टेज है और पोस्ट ग्रेजुएशन इन दोनों की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए अगर आपको यहाँ पे MVVSC में जाना है तो उसको VVSC एंड MH यानी दोनों में से कोई ना कोई आपका होना चाहिए। नाम तो वही एक ही है, उसका नाम दोनों बदल के दिया है, ठीक है। तथा अभ्यर्थी को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अथवा उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा में पंजीकृत होना आवश्यक है। यानी पता चले फर्जी डिग्री हो और रजिस्ट्रेशन ना हो तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए कहा कि पंजीकृत भी होना चाहिए, यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तरह के MSc यानी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु देखिए 3 अथवा 4 वर्ष, यानी अगर आप 3 वर्ष के भी BSc किए हैं या 4 वर्ष के भी BSc किए हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। किसमें? प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में। BSc आपके कैसे होनी चाहिए, यानी आपके 3 वर्षीय और 4 वर्षीय किसकी बात की जा रही है? BSc की। BSc प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये आपकी अगर 3 वर्ष या 4 वर्ष के तो भी आपको इसमें एडमिशन यानी MSc में आपको मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण अभ्यर्थी देखिए भी अवश्य प्रवेश ले सकते हैं। शेष सभी मास्टर, जैसे कि मतलब आपका इस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अलावा बाकी सभी में क्या होगा 4 वर्षीय, जैसे कि आपको पता है कि BSc जो है 4 वर्ष का होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में आपका जो है जैसे कि आप प्राइवेट वगैरह से करते हैं तो वहाँ पे जो है 3 वर्ष वाला भी आपका ले लिया जाता है। तो वही 3 वर्ष वाले डिग्री वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अदर में जैसे हार्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो, बाकी अन्य जो हैं। MBA देखिए MBA के लिए जो है पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी या देश के अन्य राज्यों के निवासी भी 3 वर्ष डिग्री वाले अभ्यर्थी भी अर्हत हैं, यानी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 वर्ष डिग्री वाले भी MBA की बात की जा रही है। अभ्यर्थियों को संज्ञान में रखना होगा कि आवेदन करने से पूर्व अधिमानी अर्हता यानी एलिजिबिलिटी का बात कर रहा है, आकलन स्वयं करना होगा, यानी मतलब कि भाई सभी चीज़ें आपकी सही है, सब आज आपको खुद ही करना होगा। बाद में ना कहें कि हमने जो है हमें ये नहीं पता था, कुछ भी हो। अर्हता का आकलन मूल प्रमाण पत्रों के प्रवेश के समय किया जाएगा, जैसे कि आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कब होता है? जब आपका एडमिशन होता है उस समय किया जाता है। आगे देखिए क्या करें, स्नातक एवं PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को जिनके संपूर्ण अध्ययन काल में कंडक्ट प्रोबेशन यानी आपका जो है अगर आचरण पे जो है जैसे कि आपके बैड कंडक्ट पे लगा होगा तो यहाँ पे आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। PhD पाठ्यक्रम हेतु सेवारत अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। सेवारत अभ्यर्थियों को जिस विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं वहाँ प्रवेश न देकर अन्य विश्वविद्यालयों में ही प्रवेश दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और आयु सीमा की अगर बात की जाए तो जो VVSC है यानी वेटनरी साइंस के लिए ये बात की जाए और ये AH की बात की जाए तो उसके लिए 31 दिसंबर 2021 की उनकी जो आयु होनी चाहिए मिनिमम 17 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। 31 दिसंबर 2021 की बात की जा रही है। अनुसूचित जात यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी EST एवं अन्य पिछड़ा यानी OBC की बात, अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, सभी को मिला के टोटल 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी, यानी कैंडिडेट 25 से प्लस 5 जोड़ के 30 तक अपना हो सकता है। ओके, शेष स्नातक पाठ्यक्रम में होती है 31 दिसंबर 2021 की आयु सीमा 16 वर्ष एवं अधिकतम सीमा 22 वर्ष होनी चाहिए। ओके, ये केवल वेटनरी के लिए जो आपका 25 वर्ष दिया गया, बाकी सभी में जो आपका क्या है 22 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें जो 5 वर्ष की आपकी छूट दी जाएगी किसको SC, ST और OBC कैंडिडेट्स को, याद रखिएगा। समस्त कृषि विश्वविद्यालय में सभी पाठ्यक्रमों को दिव्यांगजन में प्रवेश हेतु 5% से अनाधिक सीट आरक्षित किए जाने और ऊपरी सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी, यानी जो आपका विकलांग होंगे उनकी बात की जा रही, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाली बात है, तो वहाँ पे जो है 5% की उनको सीटें जो आरक्षित भी रहेंगी और उनके लिए 5 वर्ष की आयु छूट भी दी है, चाहे वो जनरल का कैंडिडेट हो या OBC या SC, ST किसी का भी हो। परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु कोई आयु सीमा नहीं, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने के लिए कोई भी निर्धारित सीमा नहीं है, यानी कि मैक्सिमम कोई भी सीमा नहीं बनाई गई है, ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम।
आगे देखिए, आगे यहाँ पे है आरक्षण की बात की जा रही है, रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिजर्वेशन आपको कैसे कैसे मिलता है ना। आगे है कि यूपी कैट 2021 प्रवेश परीक्षा हेतु आरक्षण राज्य सरकार के प्रोविनियम के अनुसार दिया जाएगा, यानी जिस प्रकार से नियम यहाँ पे बनाए गए हैं उसी प्रकार से दिया जाएगा। तो आप ऊपर देख सकते हैं कैसे कैसे अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2%, अन्य पिछड़ा को जो है 27%। ये देखिए सीटों की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीटें जो आरक्षित होती हैं। यहाँ पे जनरल की बात की जाए 40% है, और सामान्य आरक्षित यानी EWS के लिए जो है 10% का यहाँ पे दिया गया है। आप अगर जो है यहाँ पे देखिए उप श्रेणी या निम्नोत्तर आरक्षण दिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो 2% हो जाएगा। दिव्यांगजन है PWD है तो 5% हो जाएगा। सैन्य कर्मचारी के पुत्र या पुत्री हैं तो 1% दिया जाएगा। कानपुर, मेरठ, अयोध्या एवं बादा कृषि विश्वविद्यालय में अगर मतलब आपके पिता या पुत्री कुछ भी हैं तो उनको जो है BSc और यहाँ पे VVSC में जो है कितना 10% की यहाँ पे छूट दी जाएगी। ओके, आगे आपका वही चीज़ है 2.5 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे चीज़ें दे रखा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखा है, ठीक है। आरक्षण के संबंध में आपको कोई भी समस्या है तो उसको जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आपको संपर्क कर लेना है। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे सभी पता है। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र शासन के अनुरूप निर्धारित नवीनतम प्रारूप प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 66 पर। देखिए अभी उसके पास चला जाएगा, 66 नंबर पर भी चला जाएगा, अभी परेशान नहीं होना है। अन्य चीज़ कह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के जाति प्रमाण पत्र शासन के शासनादेश के अनुरूप निर्धारित नवीनतम प्रमाण प्रारूप में होना चाहिए। देखिए आपका ओल्ड वाला वर्जन नहीं चलेगा, आपका नवीनतम होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र जो 31/3/2021 अथवा उसके बाद का होना चाहिए, यानी भाई उसके आपका पहले का तो बनेगा नहीं, मतलब उसके आगे जाके बनवा नहीं पाएंगे, उसके पहले का ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका ये 2020 तो हमको 21 नहीं, यहाँ पे 2020 हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि लेटेस्ट ही कोशिश कीजिएगा बनवा लेने की। ओके, लेटेस्ट ही कोशिश कीजिएगा बनवा लेने की, कोई भी आपका प्रमाण पत्र गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुसूचित जाति SC तथा अनुसूचित जनजाति SC के जाति प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र संख्या 3 पर दे रखा है, यानी पृष्ठ संख्या 67 पर दे रखा है। दिव्यांगजन और बाकी सभी सर्टिफिकेट जो आपके दे रखे हैं उनको भी अभी देखा जाएगा। देखिए यदि अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम में किसी भी कारण से गलत प्रवेश हो जाता है तो ले लेता है तो किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। मतलब आप अगर जो है धोखाधड़ी से कुछ भी पकड़े जाते हैं तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से आपका रद्द होता है फॉर्म, यानी जिसकी वजह से आप कई बार पेपर में नहीं बैठते। कई स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट की यही समस्या होती है, ठीक। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका जो बताया गया था डॉक्यूमेंट्स वगैरह की मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और बाकी आपके ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह सभी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी सभी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ़ोटो की बात की जाए, देखिए फ़ोटो में एक चीज़ इंपॉर्टेंट दे रखा है, यानी जो आपका डेट होना चाहिए, यानी किस दिन फ़ोटो जारी होना चाहिए। तो जो डेट जारी होने की फ़ोटो है 31 जनवरी 2021 के पहले का नहीं होना चाहिए। यानी आपका फ़ोटो जो है 31 जनवरी 2021 का बन सकता है और उसके बाद 1 फरवरी, मतलब 31 जनवरी से पहले का नहीं, मतलब कि 30 अगर जनवरी का तो भी नहीं चलेगा, इसका ध्यान रखना। और आपका फ़ोटो किस प्रकार से होगा देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, मतलब आपके सामने यहाँ पे नाम लिखा रहना चाहिए, डेट लिखा रहना चाहिए और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिखा रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर दिख रही हैं। यहाँ पे आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसके बाद आपका क्या रहेगा, यहाँ पे डेट रहेगी कि जिस दिन डेट जारी हुआ, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट जिस दिन जारी हुआ रहेगा। जैसे कि आपका अगर आपने 1 फरवरी को फ़ोटो खिंचाया है तो उसमें 1 फरवरी 2021 लिखा रहना चाहिए। अगर आप कल आज खिंचा रहे हैं या कल खिंचा रहे हैं तो आपको उसमें रहना चाहिए 1/3/2021, इस प्रकार से रहना चाहिए। ओके, लेकिन 31 जनवरी 2021 से पहले का अगर फ़ोटो है तो उसको ना लगाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं लगाना है। नेक्स्ट है, और आपका यहाँ पे आवेदन करने की तिथि है तो कंप्यूटर वाले का काम रहेगा, तो आपको कुछ भी नहीं परेशान होना इसमें। बाकी सारी प्रोसीजिंग यहाँ पे दे रखा है आपको फ़ीस पेमेंट वगैरह के लिए। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट की फ़ीस कितनी लगी, देखिए हाँ यहाँ पे कोड देख सकते हैं आप। इस बार टोटल 8 हो जाएगा, 6 नहीं 8 भी हैं, ठीक है। 8 सेंटर यहाँ पे हो जाएंगे। स्टार्टिंग में 6 मैंने बताया था लेकिन उससे ज़्यादा ही हैं। तो यहाँ देखिए अयोध्या, बांदा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली और मेरठ। तो आपको ध्यान रखना है आगरा और मेरठ, यहाँ पे बरेली, आगरा, बरेली, ये सब जो नए शामिल किए गए हैं सेंटर के तौर पर। ओके, तो इनको भी आपका लखनऊ भी नया शामिल किया गया, लखनऊ में भी आपका, तो इनको ध्यान रखना है आपका कि सभी आपके कोड यहाँ पे दे रखे, कोड नंबर जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का आप कोड डालेंगे तो वहाँ पे जो है आपका सेंटर मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है आपका।
ठीक है। टोटल 8 सेंटर पे हैं, 6 नहीं 8 हैं, मैक्सिमम हो चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए जो फीस दे रखा है कितना है, 1250 रुपये है। अतिरिक्त बैंक ट्रांजैक्शन शुल्क आवेदन द्वारा स्वयं प्रदान करना होगा, मतलब इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन लगेगा वो आपको खुद देना पड़ेगा। आगे आपका अनुसूचित यानी SC ST के लिए बात की जाए तो 1050 रुपये, याद रखिएगा इसको। प्रवेश पत्र वगैरह की सारी बातें जो है बाद में की जाएंगी। अब देखिए, अगर जो है आप ग्रुप ऑफ पेपर चयन करने हैं तो PCB से अगर आप हैं तो किस में आपको सिलेक्शन मिलेगा, तो ये सब चीज़ें जो है नेक्स्ट पेज में आपका देख लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें देख लीजिएगा। अब चलते हैं आपके प्रमाण पत्र के पास। देखिए, प्रमाण पत्र बोला है कि उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये नया फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट में आपको यानी इसको निकलवा के आप बनवा सकते हैं या भरवा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी में बनवाना आपका, ये देखिए कौन सा है, अस्थायी निवास पत्र यानी डोमिसाइल ये है, याद रखिएगा। उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित जिस जिले के माता पिता निवासी यानी जिस जिले के आप रहने वाले हैं उस जिले का ये होना चाहिए। अब दूसरे की बात की यहाँ पे देखिए OBC या OBC सर्टिफिकेट की यहाँ पे बात कर रहा है यानी, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मेट ये दे रखा है, तो इस फॉर्मेट में आपका बनना चाहिए नया वाला फॉर्मेट, देखिए यही होना चाहिए, नहीं तो लेगा नहीं। पहले भाई पहले ध्यान रखो, पुराना वाला फॉर्मेट नहीं लेगा, इसका ध्यान रखना। दूसरा इधर आपका है, आगे कौन सा है, आगे जो है आपका अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए आपका है, तो ये प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। देखते रहिएगा भाई, इससे अगर दूसरा वाला लगाएंगे तो नहीं लेगा, इसका ध्यान रखना, ओके। और आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश सैन्य कर्मचारी के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए आपका है, ठीक है, जिनके भी रिलेटिव होंगे तो उनके लिए है। और नेक्स्ट आपका इधर कौन सा है भाई, ये आपका है शारीरिक यानी डिसेबिलिटी वालों के लिए, सब कैटेगरी PWD वालों के लिए बनाया गया है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, यही आपका चाहिए, दूसरा नहीं लगेगा। फिर इधर स्वतंत्रता सेनानी वगैरह के लिए जो प्रमाण पत्र है उनके लिए है। और इधर जो है अगर आप खेल से किसी भी खेल से जुड़े हुए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ये वाला आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल आपका इंग्लिश में फॉर अंडर ग्रेजुएट केवल, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट है। अगर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए देखिए दूसरा फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नीचे आपका है, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला जो है अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है, और नीचे जो है आपका ये पोस्ट ग्रेजुएट, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट का है। और ऊपर जो है किसका देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, एक कॉर्नर में लिखा है अंडर ग्रेजुएट, इसका ध्यान रखना सारी चीज़ों को। और इधर जो है आपका प्रमाण पत्र है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो है प्रमाण पत्र है, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बाकी जो है आपकी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। ये EWS वालों के लिए है, EWS वालों का प्रमाण पत्र है, EWS वाले, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्त, ये आपका EWS जनरल वालों का है। और लास्ट में यहाँ पे आपका एक प्रमाण पत्र केवल चारों राष्ट्रीय मतलब चारों राज्यों में जो है, चारों जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो है जिनके माता पिता कार्यरत हैं या जिनके भी सगे संबंधी कार्यरत हैं उनके लिए ये बनाया गया है, याद रखिएगा, ओके। और आगे क्या है भाई, आगे कौन सा है, एफिडेविट ये है, देखिए एफिडेविट आपका है, एफिडेविट के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अभी इसको थोड़ा सा फॉर्मेट देख लीजिएगा, ये आपका नोटरी पे बनवाना होगा, सभी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी, परेशान कुछ भी नहीं होना। ये सब अभी काउंसलिंग के समय लगेगा, देखिए काउंसलिंग के समय लगेगा। लेकिन जो सर्टिफिकेट है यानी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC का नहीं रहे तो कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है, आप SC ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है, ओके। और यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, एफिडेविट ही है, ठीक है। ये पेरेंट है, जैसे कि आपके पिता माता जो है अगर यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं उनके लिए है। तो बाकी अगर और कोई डाउट भी इनके अलावा है तो उसको ज़रूर बताइएगा। बाकी जो अभी फीस स्ट्रक्चर का आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा बना करके, 1 से 2 दिन में आपका फीस स्ट्रक्चर का भी यानी फेड और फ्री जितने भी सीटें हैं उनके लिए और कितना पैसा लगे सभी चीज़ों को आपका अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फाइनेंस में सर, थैंक यू।